80 दिनों का पूरा कार्यक्रम 7 चरणों में चुनाव हुआ और काउंटिंग शुरू होने में महज आधा घंटे बचे। 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर शुरू होगी काउंटिंग। मतपेटिका खुलेगी और उसमें तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होगी और उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी मतों की। यूपी की 80 लोकसभा सीटें जिन पर मुकाबला काफी कड़ा था, काफी दिलचस्प था, जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन था, दूसरी तरफ एनडीए थी और अब से कुछ ही देर बाद महज आधे घंटे रह गए। आधे घंटे के बाद काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, नतीजों की गणना शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दीपक और दानिश मेरे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। दीपक मेरे साथ बरेली से मौजूद हैं और साथ ही साथ दानिश मेरे साथ नोएडा से लगातार जुड़े हुए। दीपक, आप ही के पास आऊंगी। अब तो महज आधे घंटे रह गए हैं काउंटिंग शुरू होने में, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां से? देखिए, मतगणना स्थल की बात करें तो परसा खेड़ा का ये मंडी हाउस है जहां पर हमेशा विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनाव और अब लोकसभा चुनाव की मतगणना आज है। मतगणना को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। खुद मीडिया को भी 4 से 5 जगह बैरिकेडिंग किया गया है, जहाँ पर हर जगह पास दिखाने के बाद चेकिंग के बाद उसको भेजा जा रहा है। जो एजेंट है उनको यही जिलाधिकारी बरेली ने कहा था कि सुबह 6 बजे से वो लगभग 7 बजे तक सारे एजेंट वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद चहलकदमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये मतगणना स्थल पर ये व्यवस्था की गई है, बैरिकेड किया गया है कि अगर जैसे मीडिया कर्मी को कहीं दूसरी जगह जाना है तो उसको वहां से जाने के लिए लगातार बैरिकेड किए गए हैं और साफ निर्देश है कि बैरिकेड्स के अलावा मीडिया कर्मी कहीं और नहीं जाएंगे। अगर इनको विजुअल बनाने हैं तो यहाँ 3 अधिकारियों की व्यवस्था की गई। 3 अधिकारियों के साथ 5-5, 6-6 पत्रकारों का पैनल जाएगा, तो या 1 या 2 बार इनको वीडियो बनाने दिए जाएंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं किसी प्रकार की चूक ना हो, उसको लेकर 5 एडिशनल एसपी के साथ 150 से ज्यादा इंस्पेक्टर यहाँ तैनात किए गए। लगभग 200 के आसपास एसआई तैनात किए गए हैं और करीब 60 एसएचओ तैनात किए गए जो जगह जगह बारीकी से नजर रखेंगे, आने से जाने वालों पर नजर रखेंगे, जो अपने साथ सामान ले रहा है उनको जगह जगह चेक किया जाएगा। कहीं जिस तरह का डीजीपी यूपी ने अलर्ट जारी किया है कि मतगणना के बाद कहीं भी धंधा हो सकता है, बवाल हो सकता है, इन तमाम बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। लोकल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया गया है। सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी घूम रहे हैं, जो बीच बीच में जाके टो ले रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे पहले चरण में हुआ था, 2 चरणों में ये चुनाव जीता। अब पश्चिम का आखिरकार मिजाज क्या है, आज जनता तय करने जा रही है। दानिश भी मेरे साथ जुड़े हुए। दानिश, महज आधा घंटा रह गया है, मतपेटिका खुलने वाली है, लोग जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का भी अब फैसला होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही वक्त बाकी है और जो फैसले की घड़ी है वो आ जाएगी। लोगों को जो इंतज़ार है, लोग देखना चाह रहे हैं कि आखिर कौन जीता कौन हारा, उनके सामने चीज़ें आ जाएंगी, रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और देखा जाए तो ये चुनाव 2024 लोकसभा का चुनाव काफ़ी ज़्यादा खास है। एक तरफ जहाँ एनडीए लगातार 2 बार उसने जीत दर्ज करी है, 2014 में एनडीए की सरकार बनी, 2019 में एनडीए की सरकार बनी, तो वहीं लगातार जो काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस लगातार अपनी सरकारें बना रही थी, 2014 से पहले लगातार 2 बार उसकी सरकार रही और उसकी अस्तित्व की लड़ाई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे भारत के अंदर गठबंधन किया, एक उसका नाम दिया इंडिया गठबंधन, और कहीं ना कहीं जितनी भी जो रीजनल पार्टियां थी वो कांग्रेस से जुड़ी और कांग्रेस से जुड़ने के बाद इंडिया गठबंधन नाम जो दिया गया वो भी एक अस्तित्व की लड़ाई है। आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से लगातार इतने बहुत से चुनाव हारने के बाद भी जो ऊर्जा है इंडिया गठबंधन में वो दिखाई देती है, लेकिन वो ऊर्जा वो जीत में कैसे तब्दील हो पाती है उसका जो फैसला है वो अभी थोड़ी देर के बाद होना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब विपक्ष के दावों का जोर होगा या सत्ता की रवायत बदलेगी? दानिश, इस पर सभी की नजरें, क्योंकि आपने जिक्र किया कि विपक्षी दल आश्वस्त हैं, सत्ता दल भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दावों के जोर पर विश्वास जनता ने किया है या नहीं, इन दोनों की देखना बहुत दिलचस्प होगा। आलोक सेमवाल भी मेरे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं आलोक सेमवाल का, क्योंकि आलोक 5 उत्तराखंड की जो लोकसभा सीटें हैं उन पर मुकाबला बहुत जबरदस्त तरीके से था। आलोक, जो एग्जिट पोल आया उसमें बीजेपी की बढ़त दिखी, क्या तैयारियां हैं वहां पर, क्योंकि अब कुछ ही देर रह गया है जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल स्वाति, आज का दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। आज मतगणना का दिन है
और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जिट पोल ने यह साफ कर दिया था कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट्स पर भाजपा कहीं ना कहीं हावी है। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन किया और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि मतगणना के दिन वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और ये देखने को मिलेगा कि आखिर जनता ने किसको अपना आशीर्वाद फिलहाल दिया है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद है वो उत्तराखंड की जो टिहरी लोकसभा सीट है वहां पर उसका स्ट्रांग रूम बनाया गया है और स्ट्रांग रूम में ऐसा देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगभग 1 महीने से जितने भी शासन प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्ट्रांग रूम की निगरानी बनाई जाए, उसके लिए 1 महीने से लगभग विगत प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल कुछ ही देर में लगभग 8 बजे से वोटिंग के काउंटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। ईवीएम की और जो पोस्टल बैलेट है उसकी प्रक्रिया जो है वो साथ में शुरू होगी और ऐसा देखने को मिलेगा कि आखिर उत्तराखंड की जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है। क्या उत्तराखंड इस बार बदलाव चाहेगा या उत्तराखंड में फिर से वही सरकार दोबारा से अपना इतिहास दोहराएगी, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल, वापस लौटेंगे। बरेली से हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, चूंकि इस बार का मुकाबला काफी महत्वपूर्ण था, दिलचस्प भी था, छत्रपाल सिंह गंगवार को उतारा गया था बीजेपी की तरफ से, काफी कड़ी फाइट देखने को मिली। क्या क्या स्थानीय मुद्दे थे जिन पर यह फाइट हुई? सबसे बड़ा मामला ये था कि शुरुआत में जब जो उनके समर्थक थे वो तमाम विरोध में उतर आए थे, मगर भाजपा ने धीरे धीरे जितनी नाराजगी थी उसको छत्रपाल गंगवार के फेवर में लाकर छत्रपाल गंगवार के फेवर में प्रचार करने का काम किया और भाजपा यहाँ इकट्ठा दिखी। यहाँ जो गुटबाजी थी वो अंदरूनी गुटबाजी चल रही थी, मगर ऊपरी तौर से सब एक साथ थे और लगातार यहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कई जनसभाएं यहाँ की, लगातार शीर्ष नेतृत्व के डेरा डालने के बाद से जो गुटबाजी भी थी वो भी एकदम से गायब सी होती दिखी और सभी लोग छत्रपाल गंगवार के प्रचार में लगे। भाजपा की ये नाक का सवाल है, ये सीट है, यहाँ 8 बार के सांसद का टिकट काटकर इस बार छत्रपाल गंगवार को दिया गया। ये बरेली की सीट जिताना भाजपा के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है। वहीं बराबर में आंवला की सीट है जहां पर इस बार तीसरी बार मैदान में धर्मेंद्र कश्यप को उतारा गया है। धर्मेंद्र कश्यप से स्थानीय तौर पर कुछ नाराजगी दिखी थी, मगर उसके बाद से लगातार उस नाराजगी को दूर किया गया और लगातार केशव प्रसाद मौर्य के तमाम उस क्षेत्र में दौरे कराए गए, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी नीरज मौर्य थे। यहाँ लगभग 2.5 लाख के आसपास मौर्य जाति के वोटर थे जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता, उसको नाराजगी को मनाने की कोशिश की गई और ये लास्ट तक कोशिश रही कि जो नाराज लोग हैं, जो तमाम लोग हैं, मुस्लिमों में भी सेंधमारी की कोशिश। तो बेटियों, माता, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक व्यक्ति ने, एक गरीब जो लाभार्थी रहा वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। रवि किशन को अभी आप सुन रहे थे। रवि किशन जो गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। आलोक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और जिनको लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं वहां से निकलकर सामने आ रही थी। चूंकि आलोक, इस बार कई बड़े मुद्दे भी थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई नए कानून लाए देश में, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। यूसीसी जैसे कानून भी थे उसमें, वो भी काफी इम्पैक्ट डालते हैं इन चुनावों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनके द्वारा काफी ऐसे कानून इस वक्त लाए गए थे जो लोकसभा चुनाव के सीधे तौर पर असर डालेंगे। खास तौर पर अगर यूसीसी की बात करें या अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं जो परीक्षाओं में नकल हो रही थी उसको लेकर एक सख्त कानून बनाने की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कई ऐसे कानून लाए गए हैं जिससे लोकसभा चुनाव पर सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है। ऐसा देखने को जरूर मिलेगा कि उत्तराखंड की जनता जो है किसको अपना समर्थन देती है, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। हालांकि कांग्रेस जो है पूरी तरह से, जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी कांग्रेस जो है वो कह रही है कि उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीट जो है उनके पलड़े में जरूर गिरेंगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कौन सी पार्टी जो है यहाँ पर हावी होती है। फिलहाल हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे तौर पर बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या लगता है कि उत्तराखंड में कौन सी जो पार्टी है वो दावा करने वाली है। देखिए, अगर अभी तक का चुनाव सिनेरियो देखा जाए
एग्जिट पोल जिस तरीके के आए हैं उससे काफी हद तक उत्तराखंड का जो पूरा का पूरा माहौल है कुछ वैसे ही लगता है जैसे एग्जिट पोल का माहौल दिखाई देता है। हालांकि मतगणना के बाद काफी हद तक चीजें सामने आएंगी, क्या कुछ होता है क्या, क्योंकि पहले यहाँ पर पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद ही तमाम चीजें आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद जो ईवीएम आएगी लगभग 8 बजे से पोस्टल बैलेट गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड कभी भी राष्ट्रीय सिनेरियो से बाहर नहीं गया है, हमेशा राष्ट्रीय सिनेरियो के अंतर्गत ही रहा है आलोक। और मुझे लगता है कि 2000 जिस तरीके से 2009 में पूरी 5 सीटें कांग्रेस को दी थी, 2014 में पूरी 5 सीटें बीजेपी को दी थी, उसके बाद 2019 को पूरी 5 सीटें बीजेपी को पहुंची। अब लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से हो सकता है कि बीजेपी को ये दे दी जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड किसी भी राष्ट्रीय सिनेरियो से बाहर नहीं जाता। तो फिलहाल जैसा सर ने भी बताया कि उत्तराखंड कभी भी किसी राष्ट्रीय सिनेरियो से बाहर नहीं जाता है और हो सकता है कि 5 लोकसभा सीट जो उत्तराखंड की है वो भाजपा के पलड़े में ही जाकर गिरे, क्योंकि एग्जिट पोल भी साफ तौर पर यही कह रहा है कि 5 लोकसभा सीट जो है उत्तराखंड की 5 सीटें आखिरकार किसकी झोली में जा गिरेंगी अब से कुछ ही देर बाद तय हो जाएगा, जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, किसके पक्ष में नतीजे जाएंगे। और साथ ही साथ आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, इन तमाम जिलों का जायजा लिया, वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह से